इस देश को बोल के नहीं करके दिखाइए। राहुल गांधी कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को देश का संविधान बदलना है, आरक्षण को खत्म करना है, इसलिए इनको 405 चाहिए। जो मोदी जी पे सवाल उठाते हैं उनके दामन में कालिक है, और मैं साबित करूंगा कैसे। नमस्कार, मैं हूं अर्पिता और आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ बेहद युवा चेहरे हैं। जी हां, भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता और ये जेपी नड्डा की टीम का हिस्सा है, प्रधानमंत्री मोदी जी के परिवार का हिस्सा है, ऋतुराज सिन्हा जी। अब ऋतुराज जी के साथ हमने युवा जो शब्द जोड़ा है, इसके बहुत बड़े मायने हैं। देखिए, बातचीत की शुरुआत हम करेंगे, लेकिन आपसे थोड़ी देर पहले मेरी एक बात हो रही थी और आपने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी से आप कैसे जुड़ गए। वो लम्हा, वो मोमेंट, एक युवा लड़का मोदी जी से इतना करीब से जुड़ गया कि बीजेपी का आज एक बड़ा चेहरा बन गया है, घर घर जाता है, लोगों से मिलता है और भारतीय जनता पार्टी के न सिर्फ कामों को बढ़ा रहा है बल्कि लोगों की उम्मीदों को भी पूरा कर रहा है। तो मोदी जी के साथ वो किस्सा पहले शेयर कीजिए। देखिए, सबसे पहले तो 44 साल की उम्र को युवा बोल सकते हैं कि नहीं, इसको जो है थोड़ा क्लियर कर दिया राहुल गांधी जी भी युवा ही है, तो आप तो उनसे कम ही हैं, हमको लगता है। हाँ, 2005 में मैंने पहली बार सदस्यता जो है भारतीय जनता पार्टी की अच्छा ग्रहण की, और 2010 के चुनाव में छोटा मोटा काम जो है मिला था, जैसे सैकड़ों कार्यकर्ता करते हैं वैसे होता था। लेकिन कुल मिला के 10 के बाद 11-12 जब नितिन गडकरी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष के रोल में थे, तो उनसे एक आध बार भेंट हुई कुछ कारण से, उनके कार्यशैली से बहुत प्रभावित हुए। और फिर एक अवसर आया कि फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी करके अरुण जेटली जी ने एक बनाई थी। अच्छा। तो उसमें युवा प्रोफेशनल्स को जोड़ने का काम होता था। अच्छा। तो मैं भी चूंकि विचार परिवार से जुड़ा हुआ था, तो युवा प्रोफेशनल के तौर पे मैं भी उसमें जुड़ गए। और फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते चुनाव प्रबंधन के माध्यम से मुझे याद आता है कि दिल्ली का चुनाव विधानसभा का, और उसके जस्ट बाद जो है 2013 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी एज पीएम कैंडिडेट की बात आई, अनाउंसमेंट हो गया था, तो एक जीवन में एक बड़ा बदलाव आया। पहले बार लगा कि यार, इस देश को ऐसा कोई आदमी अगर प्रधानमंत्री मिलता है तो क्या हमारा देश कर सकता है, क्या कर सकता है। तो मोदी जी के क्रेज में पहली बार जो है राजनीति में बहुत डीपली घुसे आप, मतलब घुसने का अंदर तक मन पहले हुआ। पहले चुनाव में थोड़ा सक्रिय होते थे, लेकिन पूरी तरह से राजनीति में समय देना, कार्यक्रम से जुड़ना, संगठन से जुड़ना, वो उस समय का एक मौसम बना। और 2013 के चुनाव में मुझे बहुत सुखद अनुभव भी रहा। मुझे बड़ा कह सकते हैं, एक कार्यकर्ता के रूप में एक बड़ा ब्रेक मिला, चुनाव प्रबंधन में काम मिला। उस समय मंगल पांडे जी बिहार के अध्यक्ष हुआ करते थे। अच्छा। धर्मेंद्र प्रधान जी प्रभारी थे बिहार भाजपा के। तो युवा लोग कमान संभाल रहे थे, धीरे धीरे युवा ज्यादा बीजेपी में आगे आ रहे थे। तो उन लोगों के साथ थोड़ा सा एक ब्रेक मिल गया, थोड़ा एक फ्रीक्वेंसी हो गया। तो छोटा बड़ा काम, मुझे याद है कि एक प्रकरण में शेयर करना चाहता हूँ आपके श्रोताओं से कि हुंकार रैली 2013 के अक्टूबर महीना था शायद, पटना के गांधी मैदान में हुंकार रैली का आयोजन हो रहा था। उसमें हजारों कार्यकर्ता अपनी भूमिका निभा रहे थे। तो मेरी ड्यूटी लगी थी कि मंच और मंच के पीछे जो वीआईपी लोग हैं, हाँ, वो उसकी पास वगैरह, और 10 एक लोगों की टोली थी, उसमें मैं भी एक था। तो पहली बार 2-3 चीजें मैंने देखी जो मेरे मानस पे हमेशा के लिए छप गई। सुबह के 9, साढ़े 9 बज रहे थे, हम लोग स्टेज के पीछे थे। अचानक से एक पुलिसकर्मी आया मंगल पांडे जी की तरफ, और उसने बताया कि रेलवे स्टेशन में बम फटा है। अच्छा। बाथरूम में, रेलवे स्टेशन के बाथरूम में बम फटा है। तो सबने सुना, पर सब उसको समझ नहीं पाए कि ये
आगे क्या होने वाला आगे है। क्या होने वाला है? अब व्यवस्था में लगे, मोदी जी का हेलीकॉप्टर आने वाला है, ये वो सारी चीज़ें। मोदी जी पटना एयरपोर्ट पे लैंड करने वाले थे। अच्छा, बम जो फटा था रेलवे स्टेशन में, वो उसकी खबर आप लोग को पहले लग गई पहले थी? पहले लग गई। आप लोग भागे नहीं कि कहीं यहाँ रेलवे स्टेशन बम फटा था, हम लोग थे वहां पे, हाँ, तब तक तो गांधी मैदान पूरा पैक हो गया। कचाकच भर गई थी? अच्छा। तो मुझे अभी भी याद है कि सबसे पहले अरुण जेटली जी आए, अच्छा। फिर राजनाथ जी आए। दोनों लोग आए और वो लोग मंच के नीचे का जो वीआईपी का एरिया था उसमें थे। तो अचानक एक तरह का हडल टाइप का, सारे लोग साथ आए कि भाई ये बम फटा है, क्या है। नीचे बात ही हो रही थी, तब तक मैदान में एक धुआं का गोला उठ गया? उठ गया। अच्छा। तो सारे लोग जो है हड़बड़ाए और थोड़ा निकले, तो कंफर्म हो गया कि यहाँ भी बम फटा है फटा है। रैली में? तो मुझे याद है कि मंगल पांडे जी ने बहुत अपने अलर्टनेस का परिचय देते हुए तुरंत मंच पे गए और उन्होंने माइक लेके बोला कि देखिए, पटाखा उड़ाका मत फोड़िए, ये सब मत करिए, क्योंकि उनको आभास हो गया था कि ये अगर लोगों को पता चलेगा कि बम फट रहा है, ये हो रहा है, तो लोग सारे तरफ से भगदड़ मचेगी और उसमें बम से ज्यादा खतरा ये होगा कि लोग दब के कहीं मर न जाए। तो नीचे ये प्रकरण चल रहा था, तब तक जो है मुझे याद है कि माननीय अरुण जेटली जी, अब तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, अरुण जेटली बहुत प्रेजेंस ऑफ माइंड वाले व्यक्ति थे। उन्होंने तुरंत सबको इकट्ठा किया और हम लोग तो पीछे साइड में, जो होता है ना, जब नेता लोग बात करता है तो दूर में खड़ा होकर कार्यकर्ता लोग भी एक टोली में हम लोग सुन रहे थे। तो उन्होंने कहा तुरंत रूडी जी और शाहनवाज जी को, क्योंकि लोग दोनों पूर्व एविएशन मंत्री थे, तो इनके पास एक पास होता है जो इनको प्लेन तक जाने का अच्छा परमिशन देता है जी। तो उनको बुला के बोला गया कि देखिए, प्रधानमंत्री जी लैंड करेंगे, आप लोग दोनों एयरपोर्ट जाइए और प्रधानमंत्री जी को बताइए कि यहाँ बम फट रहा है, यहाँ शायद संभव ना हो पाए, या संभव ना हो पाए और ये बड़ा खतरा बन सकता है, तो जाके मेरा बात करो। तो ये लोग गए, वहां से फोन आया, प्रधानमंत्री जी लाइन पे थे। तो अरुण जी थोड़ा दूर चले गए, क्या बात हुई हम लोग को पता नहीं है, लेकिन उधर से जब लौटे तो मुझे एकदम क्लियर ध्यान है वो विजुअल। अरुण जी बोला कि वो तो नरेंद्र भाई आ रहे हैं, हो, मना नहीं किया मतलब उनको पता था कि बम फट रहा है, मंच के नीचे भी बम हो सकता है, उनको टारगेट करते हुए बम है, उनकी सभा को कुछ भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा कि वो आएंगे और वो मैदान में आए, मंच पे चढ़े, भाषण दिया और उस मेरे आज भी रोंगटा खड़ा हो जाता है सुन के भी कि पीछे हम लोग खड़े थे और किसी को नहीं पता था कि इस मंच के नीचे भी बम लगा है क्या, क्योंकि टारगेट तो नरेंद्र मोदी ही थे। और मोदी जी ने पूरा भाषण दिया। उसके बाद मैंने एक बहुत विशेष चीज देखी कि मोदी जी अपना भाषण समाप्त जल्दी किए और फिर बोले कि देखिए, किसी को हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, बहुत भीड़ हो गया है, आप लोग धीरे धीरे निकलिए, मैं मंच पे ही हूं। और अचानक से प्रधानमंत्री जी मुख्य वक्ता से, प्रधानमंत्री कैंडिडेट से एक व्यवस्था नियंत्रण संचालक टाइप बात करने लगे। क्या बात? कि गेट खोल दीजिए, सारे लोग व्यवस्था से निकले, पहले जो उम्रदार हैं वो निकले, महिलाओं के लिए अलग ये करिए, ऐसे ऐसे करके वो इंस्ट्रक्शन देने लगे। और सारे हम लोग मंच पे खड़े होकर हैरान थे कि अब कोई भी आदमी पहले अपने जान के बारे में सोचेगा कि अगर यहां बम है तो हम जल्दी भाषण करके हम निकले यहां से। वो खड़ा होकर बाकायदा सबको निकलवाने का काम आप लोग की हार्ट बीट तो ऐसे ऐसे हो रही होगी। अब मोदी जी डटे थे मंच पर, मोदी जी खड़े थे मंच पे और चूंकि वो खड़े थे तो बाकी लोग भी खड़े थे वहां पे उनकी थे। हिम्मत से आप लोगों को हिम्मत मिल रही थी। उस दिन मुझे लगा कि अगर कोई आदमी है जिसके पीछे देश को खड़ा होना चाहिए, जो सही में नेता है, जिसमें वो पर्सनल गुण है जो एक नेता में आदमी देखना चाहता है, तो ये वो व्यक्ति है। और वो का दिन है और आज का दिन है। प्रधानमंत्री जी के पीछे मेरे जैसे करोड़ों करोड़ युवा लगे ही हुए हैं। 2013 में प्रधानमंत्री मोदी को रोकने की, उस वक्त प्रधानमंत्री नहीं बने थे, कैंडिडेट ही थे, रोकने की कोशिश हुई थी। वो कोशिश इतनी खतरनाक थी कि सीधे किसी की जान लेने की बात थी उस वक्त। और आप लोग
मोदी का वो भरोसा, जिस मोदी की गारंटी की आज हम चर्चा करते हैं, बात करते हैं, वो गारंटी आप लोगों को 2013 में गांधी मैदान में, पटना के गांधी मैदान में उस मंच पर मिल गई थी जब चारों तरफ बम फूट रहे थे पटाखे की तरह, और एक नेता जो कह रहा था कि तुम खड़े रहो, मैं अपनी जान से ज़्यादा तुम्हारी परवाह कर रहा हूँ, मैं खड़ा हूँ तुम्हारे लिए। मतलब इस बात ने आपके साथ, हमें लगता है, देश के हर व्यक्ति को प्रभावित किया, और शायद 2014 में जो बीजेपी ने जो इतिहास रचा उसका बड़ा कारण यही था, वो भरोसा। मोदी जी के अगर हम भरोसे की बात करें तो क्यों ना हम समझें कि उन्होंने देश के लिए, बिहार के लिए, युवाओं के लिए क्या किया है। ऐसे कम से कम 5 या 10 बड़े काम हमें बताइए जो हम गहराई समझ पाए कि प्रधानमंत्री मोदी का विजन क्या है। देखिए बहुत सारे लोग बताते हैं, लेकिन हम चाहते हैं उस गहराई को भी आप समझाइए कि वो गहराई है क्या, आगे का भी क्या लक्ष्य है आप लोगों का। देखिए 2-3 बातें मैं कहूँगा इसमें। जी सरकार की क्या स्कीम आई, किस स्कीम में कितना करोड़ खर्चा हुआ, कितना ये बना, कितना वो बना, वो तो आपको सबको पता है, मैं उस पर नहीं जाऊँगा। मेरा मानना है कि नेतृत्व, एक सफल नेता जो एक 140 करोड़ के देश को चलाएगा, उसमें 3 गुण अति आवश्यक है। अच्छा। एक तो वो व्यक्ति निर्णायक होना चाहिए, फैसला करने वाला, डूअर, रिजल्ट देने की इच्छा रखने वाला, निर्णायक व्यक्तित्व होना चाहिए। बिल्कुल। दूसरा, उसकी नीयत साफ होनी चाहिए, अच्छी नीयत होनी चाहिए, मन सही चीज को करने वाला होना चाहिए। और फिर अगर उसमें यह बुद्धिमत्ता भी है कि वो सही नीतियां बनाए, तो एक ऐसा कॉम्बिनेशन है, निर्णायक, नियत साफ और नीति, बुद्धिमत्ता, नीतियों की, नीति बनाने की बुद्धिमत्ता। अगर ये 3 चीजें मिल जाएं तो देश को एक नेता मिलता है। बिल्कुल। मोदी जी को इन चीजों पे कस के देखिए, मोदी जी बहुत डिसाइसिव आदमी है। अच्छा। बड़े फैसले लेने वाला आदमी है। मतलब वो किसी क्षेत्र में हो, इस देश में 75 साल आजादी का हो गया, हर एक गरीब के पास घर नहीं है, शौचालय नहीं है, चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी का इस्तेमाल हो रहा है आज भी, हर एक गांव तक सड़क नहीं पहुंच रही है, हर एक घर में बिजली नहीं है। तो 75 साल से था। उस व्यक्ति ने एक निर्णय लिया कि हम हर एक गरीब को घर देंगे, और 4 करोड़ घर दे दिया, 11 करोड़ शौचालय दे दिया, हजारों हजार किलोमीटर का ग्रामीण सड़क बना दिया, हर एक घर तक बिजली का मीटर पहुंचा दिया। तो अगर निर्णायक व्यक्ति है और उसको नीति बनाना आता है और उसकी नीयत साफ है, मोदी जी का नीयत देखिए, इस देश में बन गया था एक छवि कि पॉलिटिशियन, नेता मतलब करप्शन, करप्शन, हाँ बिल्कुल है ना, एक था ये दौर। और 10 साल में देखिए, 10 साल में प्रत्येक वर्ष 365 दिन होते हैं, 10 साल में 3650 दिन हुए, उससे अधिक, लीप ईयर मिला लीजिए तो 3650 दिन का अखबार निकालिए, किसी दिन के अखबार के हेडलाइन पे अगर आपको लिखा हो जाए 2G स्कैम, 3G स्कैम, मोदी स्कैम, फलाना स्कैम, कुछ मोदी सरकार के किसी मंत्री, संतरी, पदाधिकारी, किसी के बारे में, पिछले 10 साल से इस देश में एक स्कैम, एक घोटाला, एक करप्शन का आरोप इस सरकार पे नहीं है। मोदी जी ने अपनी नीयत इस देश को बोल के नहीं, करके दिखाई है। उन्होंने कहा था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और 365 दिन का अखबार इस बात का गवाह है। 10 साल से इस देश में कोई स्कैम, स्कैंडल नहीं हुआ। अच्छा ऋतुराज जी, आजकल खबरों में हम लोग देख रहे हैं, जैसे सरकार बनाने के लिए, केंद्र में सरकार बनाने के लिए 273 सांसद काफ़ी हैं सरकार बनाने के लिए, लेकिन आप लोग 400 पार की बात कर रहे हैं। और कुछ लोग, खास तौर पर अगर हम कांग्रेस की बात करें, राहुल गांधी कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को देश का संविधान बदलना है, आरक्षण को खत्म करना है, इसलिए इनको 400 पार चाहिए, वरना ज़रूरत ही क्या है। तो ये जो आरोप आप लोगों पर लगातार विपक्ष लगा रहा है, क्या इसका जवाब आप देना चाहेंगे? नहीं, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत तात्कालिक सवाल है, चुनाव के बीच में बड़ा मुद्दा है। देखिए, मैं इसको थोड़ा समझाना चाहूंगा। जरूर। भाजपा को अभी भी सेकेंड टर्म में
336 340 प्लस समर्थन जोड़ लीजिए तो भाजपा के पास पूरा बहुमत, अच्छा बहुमत हर एक संशोधन लाने का है। लेकिन भाजपा ने निर्णय क्या लिया है, मोदी जी ने निर्णय क्या लिया है? देश के हित वाला निर्णय लिया है। 370 हटाओ, 500 साल से राम मंदिर नहीं बन रहा है वो बनवाओ, विदेश नीति में अमेरिका से भी बैलेंस करो, रशिया से भी बैलेंस करो, चीन को भी समझा के अपने जगह पे रखो। मोदी जी ने विदेश नीति हो, घरेलू नीति हो, गरीब कल्याण की नीति हो, कानून बदलने की कोई बात हो, हर एक चीज में देश के हित को पहले रख के निर्णय लिया है। अब आ जाइए आरक्षण पे। मैं आपके श्रोताओं को बताना चाहता हूं कि जो हम मोदी जी पे सवाल उठाते हैं उनके दामन में कालिक है, और मैं साबित करूंगा कैसे। 5 अप्रैल को राहुल गांधी जी ने अपना मैनिफेस्टो कांग्रेस का जारी किया। बिल्कुल। उसमें साफ लिखा हाँ। कि अल्पसंख्यक जो है समाज, उसकी हालत जो है बहुत खराब है, और उसके लिए सरकारी नौकरी हो या शिक्षा हो या पीएसयू सेक्टर में नौकरी हो, उस सब के लिए विशेष प्रबंधन किया जाएगा। अच्छा। ये उनके मैनिफेस्टो में लिखा है। अब लोग जो है भूल जाते हैं कि यही कांग्रेस जब सत्ता में थी 2006 में दिसंबर महीने में इनके प्रधानमंत्री ने 5 वर्षीय योजना की एक महत्वपूर्ण सरकारी बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने मंच से कहा था कि अल्पसंख्यक की हालत दलित समाज से भी बदतर है। अच्छा। इसलिए अल्पसंख्यक समाज का पहला अधिकार देश के संसाधनों पर है। अच्छा। ये रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है मनमोहन सिंह जी की। बिल्कुल है। अब उसके पीछे चलिए, ये उन्होंने बयान क्यों दिया था दिसंबर 2006 में? क्योंकि उससे 6 महीना 8 महीना पहले कांग्रेस ने सच्चर कमेटी एक बनाई थी अल्पसंख्यकों के जीवन व्यवस्था पे सर्वे करके रिपोर्ट देने के लिए, और 30 नवंबर 2006 को सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पार्लियामेंट में पारित की गई थी। उसको पारित नहीं कहेंगे, उसको रखा गया था। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में फाइंडिंग क्या है कि इनको अल्पसंख्यक चूंकि बहुत बुरे हालत में है, सरकार को सोचना चाहिए कि क्या मुसलमान समाज को, अल्पसंख्यक समाज को दलित एससी कैटेगरी में शामिल किया जा सकता है क्या? अच्छा। पहला। दूसरा कि ओबीसी के अंतर्गत भी क्या इनके लिए अलग ओबीसी रिजर्वेशन का एक भाग काट करके क्या अल्पसंख्यक समाज के लिए रखा जा सकता है क्या? तो कांग्रेस की मंशा तो हमेशा 2006 हो या 2024 हो, धर्म के आधार पर राजनीति, अल्पसंख्यक वाली राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति, वोट बैंक बनाने की राजनीति, ये कांग्रेस का चाल और चरित्र है। यही उनका सही चेहरा है। अच्छा। उनका यह सोचना है कि अगर अल्पसंख्यक समाज का पहला अधिकार देश के संसाधनों पे है तो वही बात कर रहे हैं बाबा साहब अंबेडकर के दिए हुए आरक्षण व्यवस्था में संशोधन करने का, अच्छा। एससी आरक्षण में अल्पसंख्यक कोटा बनाने का, ओबीसी आरक्षण में अल्पसंख्यक कोटा बनाने का। मैं माननीय तेजस्वी यादव जी से पूछना चाहूंगा कि क्या आप कांग्रेस के मैनिफेस्टो के इस मुद्दे से सहमति रखते हैं? क्या आप उनके साथ खड़े हैं? क्या आप जो पिछड़ों की बात इतना करते हैं, क्या पिछड़ों के साथ धर्म के आधार पर इतना बड़ा अन्याय होने वाला है, कांग्रेस जिसकी कल्पना कर रही है, इसके बारे में आप आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं? तेजस्वी जी बताएं। आप लोग क्या इस बात से सहमत हैं कि जो भी कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, अगर वो किसी ग्रुप की, किसी समुदाय की बात कर रहे हैं, चलिए हम उसको दरकिनार करते हैं, साइड में रखते हैं, आपकी बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से आपके लिए इस देश में जितने भी लोग हैं, सबसे पहला संसाधनों पर किसका हक होना चाहिए? किसके लिए आपकी सरकार सबसे पहले काम करना चाहेगी या करेगी? प्रधानमंत्री जी ने साफ उसका जो है जवाब दिया है। उन्होंने एक बनाया है ज्ञान,
देश की संसाधन में या देश के नीति बनने के सिस्टम में या देश के योजना बनने के सिस्टम में किसको ध्यान रखना चाहिए? जी यानी गरीब, वाई यानी युवा, ए माने अन्नदाता या मजदूर, और एन मतलब नारी शक्ति। ज्ञान उन्होंने सबके सामने रखा है कि ये देश को अगर आगे ले जाना है तो ज्ञान पे ध्यान देना होगा, और ज्ञान की व्याख्या बताइए। ये ज्ञान विपक्ष को नहीं समझ में आ रहा है। विपक्ष जो है तुष्टीकरण की राजनीति करने वाला है। अच्छा। विपक्ष परिवारवाद की राजनीति करने वाला है। विपक्ष सत्ता भ्रष्टाचार के लिए चाहता है। उनको कहां से देश और देश का प्रायोरिटी समझ में आएगा? आप हमको एक बात बताइए, क्या है ये जो जितने दल हैं इंडिया अलायंस में, जितने भी दल हैं मैं गिनवाता हूं आपको। ऊपर चलिए कश्मीर, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, क्या है? परिवार है, परिवार की पार्टी है। उससे नीचे आइए, कश्मीर से नीचे आइए, आप आ जाइए उत्तर प्रदेश में, समाजवादी पार्टी परिवार की पार्टी है। यूपी से बिहार आइए, राजद परिवार की पार्टी है। बंगाल ममता जी और भतीजा जी। नीचे आइए आप तमिलनाडु की तरफ, स्टैलिन और उनका परिवार। उससे आप अलग हट के आते चलिए महाराष्ट्र की ओर, तो वहां पे पवार साहब का परिवार। तो ये तो परिवारों की पार्टी इंडिया अलायंस है। इनमें एक कॉमन फैक्टर है परिवार, मैंने आपको बता दिया। अब चलिए दूसरा देखिए, क्या कॉमन फैक्टर है? भ्रष्टाचार। महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला पे केस चल रहा है कश्मीर की जनता का पैसा खाने का। बिल्कुल। मुलायम सिंह जी के परिवार पे केस चल रहा है। लालू जी के परिवार तो बदनाम है, चारा खाने से लेके जमीन लिखवा लेने तक। ममता बनर्जी जी तुष्टीकरण की राजनीति की आज आइकॉन बनी हुई हैं। बंगाल से घुसपैठिया घुसाना, बैठाना, उसका वोट बनवाना। ये जो स्टैलिन और उनका परिवार है, सनातन को गाली देना और पैसा कमाना, ये इनका डीएनए है। पवार साहब का परिवार पूरी तरह से जो है करप्शन में, सैकड़ों केस इनके ऊपर चल रहे हैं। तो पहला इनका कॉमन फैक्टर है परिवार, दूसरा इनका कॉमन फैक्टर है भ्रष्टाचार, तीसरा इनका कॉमन फैक्टर है तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति करना, अल्पसंख्यक की राजनीति करना, ताकि ये सत्ता में बने रहें। इनको देश से कोई मतलब नहीं है। अपना नाम इंडिया रख लेने से कोई इंडिया नहीं बन जाता है। इनका असली जो परिचय है वो यही है कि ये परिवार बचाने के लिए, भ्रष्टाचार का जो कार्रवाई हो रहा है उससे रुकने के लिए, उससे बचने के लिए, और उसके लिए तुष्टीकरण की राजनीति करके वोट बैंक के आधार पर जीतने के लिए, यही इनका चाल, चरित्र और चेहरा है। अच्छा ऋतुराज जी, जब हम लोग इस चर्चा की बातचीत कर रहे थे तो कई लोग जो हमसे जुड़े हुए हैं खास तौर पे जान रहे हैं कि हम ऐसे पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो उनका एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल था कि केंद्र में भाजपा की जो सरकार है, मोदी जी की जो सरकार है, बिहार को लेकर बीजेपी क्या सोच रही है? विकसित बिहार कब बनेगा? हर बिहारी के दिल में ये टीस है कि जब भी बिहार का नाम लिया जाता है कोई पिछड़ा कहता है, कोई कहता है कि बिहार में रोजगार नहीं है, कोई कहता है कि बिहार में शिक्षा अच्छी नहीं है, अनपढ़, गवार, इस तरह के शब्द, टाइटल जोड़े जाते हैं हमारे बिहार के साथ। तो बीजेपी इन सब चीज़ों से क्या मुक्ति बिहार को दिलाएगी? मोदी जी की गारंटी बिहार के लिए क्या है? आप हमें खुलकर बताइए। देखिए, मेरे दिल के बहुत करीब का सवाल है। मैं भी 90 के दशक में पढ़ाई लिखाई करने के लिए बिहार से बाहर गया। अच्छा। और बिहारी शब्द एक गाली, आपको भी महसूस हुआ है? कैसे था बिहार के बाहर, वो मैंने झेला है, सालों साल झेला है। मेरे जैसे करोड़ों लोगों ने झेला है, आज भी झेलते हैं। तो सर्वप्रथम तो मैं अपने बिहारी भाइयों के लिए, बहनों के लिए एक बात जरूर कहूँगा कि लोग रे बिहारी, ए बिहारी, ये जो एक चीज है, ये बिहारी मतलब गंवार, बिहारी मतलब ये वो जो लोग बोलते हैं, लोगों की नासमझी है। मैं अपने भाइयों और बहनों को ये कहूँगा कि एक बार उनको याद जरूर दिलाएं
कि यही बिहार है। आप इस देश का अगर इतिहास पढ़ोगे, इस देश का इतिहास शुरू होता है नंद वंश से, मौर्य वंश, गुप्त वंश, 500 साल बिफोर क्राइस्ट, 500 साल आफ्टर क्राइस्ट। 1000 साल का जो इस देश का इतिहास है वो मगध का इतिहास है, इस बिहार की माटी का इतिहास है। बिल्कुल। हम इस देश के केंद्र थे, ये हमको बाकियों को याद दिलाने की जरूरत है। आज बिहार एक अच्छे पोजीशन में नहीं है, हम सबको पता है। बिल्कुल। लेकिन आजादी के बाद भी बिहार का इतिहास एक बार देखिए, 3 खंड हैं इसके। 47 से लेके सन 70-75 तक का बिहार पहला खंड। ठीक है। क्या छवि थी बिहार की? बेस्ट एडमिनिस्ट्रेड स्टेट, अच्छा। फास्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन का स्टेट, बिल्कुल था। रोल मॉडल स्टेट, डेफिनेटली यही बिहार था। यही बिहार था। सन 47 और 75 के बीच में उड़ीसा, यूपी, बंगाल बिहार को एक रोल मॉडल के रूप में देखते थे। मैं नहीं कह रहा हूं, ये अखबारों में और जर्नल्स में और आप ब्यूरोक्रेटिक रिपोर्ट्स में देख सकते हैं, बिहार एक प्रोग्रेसिव स्टेट, आगे के जाने वाला स्टेट था। फिर जो फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी आई इस देश में, उसकी एक बड़ी मार बिहार को पड़ी और 75 के बाद एक कालखंड आया जब बिहार की राजनीति में जातिवाद प्राथमिकता लेने लगा, राजनीति में, और विकासवाद पीछे चला गया। तो 75 से लेकर 2005 तक का एक कालखंड है जो पूरी तरह मंडल की राजनीति, जाति की राजनीति, उसमें कुर्बान हो गया। कौन लाया ये? उसमें नहीं जाएंगे, पहले आप इसको समझिए। तीसरा कालखंड 2005 के बाद का है, पिछले 20 साल, जबकि बिहार ने सुधार की ओर एक बड़ा कदम बढ़ाया है। बिल्कुल। लेकिन विभिन्न कारणों से हम अभी भी उस गति को नहीं पकड़ पाए हैं जो हमको पकड़नी चाहिए। सच्चाई यह है कि मैं आंकड़ों से आपको बताता हूं, बीमारू राज्य, हाँ बिल्कुल, है ना, कहा जाता है। बीमारू राज्य में अब बिहार को छोड़ के कोई बचा नहीं। बीमारू में मध्य प्रदेश था, वो आगे चला गया। राजस्थान था, वो भी आगे चला गया। और यूपी था, वो भी आगे चला गया। बच गया बीमारू में खाली यानी बिहार। देश में 25 करोड़ गरीब लोग हैं, जिसमें से 8 करोड़ बिहार में रहते हैं। 14 करोड़ की आबादी वाले बिहार में 8 करोड़ लोग गरीब हैं और करीबन 4 से 5 करोड़ लोग अत्यंत गरीब हैं। बिहार की शिक्षा व्यवस्था हो या स्वास्थ्य व्यवस्था, सब में सुधार की आवश्यकता है। लेकिन मेरा मानना है कि निराश होने से ना सुधार नहीं होता है। मेरा यह मानना है कि ठीक है, हम जहां हैं वो सच्चाई है, वो सच्चाई से आंख बंद नहीं करना चाहिए। लेकिन मेरा मानना है कि अब यूपी को देख लीजिए, 10 साल में यूपी कहां से कहां चला गया है ना। बिल्कुल। तो 10 साल में बिहार भी कहीं से कहीं जा सकता है। बिल्कुल जा सकता है। हमको जो है इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सोचना पड़ेगा। और सही मायने में मोदी जी का जो विकसित भारत का एजेंडा है, विकसित भारत बन ही नहीं सकता है विकसित बिहार के बिना। तो मोदी जी का हाथ पकड़कर, उनके सहयोग से हमको बिहार को अब तीव्र विकास के रोड मैप पे लेके जाना है, विकसित बिहार बनाना है। और प्रधानमंत्री जी तो बार बार कह रहे हैं, उन शब्द का प्रयोग करते हैं पूर्वोदय। पूर्व का उदय होगा तभी बिहार का उदय होगा। और ये जो पूरा भारत का ये काल क्षेत्र है, इसमें बिहार इज द फोकल पॉइंट। और मेरा मानना है कि ये कोई बड़ी बात नहीं। मैं तो कई बार इसके बारे में टॉक्स भी देता हूं। बिहार को जो है एक अर्निंग वेल, लिविंग वेल एजेंडा बनाने की जरूरत है।
मोदी जी कई बार जब बिहार की बात करते हैं, काफ़ी बिहार से करीब से जुड़े हैं, हम लोगों को भी महसूस होता है। कभी हमारे तीज त्यौहार, छठ महापर्व का जिक्र करते हैं, ख़ास तौर पे किसानों का जिक्र करते हैं मोदी जी। जब मखाने की बात करते हैं, बिहार के जूट की बात करते हैं। और बिहार में एक ऐसा दौर भी आया जब कोरोना काल में हमने देखा कि कोविड टाइम में भी बिहार की जो चीज़ें हैं वो विदेशों में भेजी गई हैं। तो बिहार का ये जो मॉडल है कि बिहार की ज़मीन, बिहार की मिट्टी, जो सोना उगलती है, उस सोने को बिहार में कैसे आप लोग फैलाएंगे? मतलब बिहार को एक डेवलप स्टेट का जो मिशन लेकर आप लोग चल रहे हैं, उसमें सबसे पहला टारगेट आप लोग बिहार के लिए क्या देख रहे हैं? देखिए, मेरा ये मानना है कि बिहार को सुधारने के लिए प्रधानमंत्री जी का सहयोग अत्यंत आवश्यक है, पर मुझे ये भी पता है कि बिहार जो है बिहार ही सुधारेगा, जनता की पावर से, जनता की पावर से वोट की सुधरेगा। पावर से। मैं आपको 2-3 बात बताता हूँ, और मैं जो है बड़ी बड़ी बातें नहीं, मैं एकदम फैक्ट और तथ्य पे बात करता जी। हूँ। इस देश में जितना महत्वपूर्ण एग्रीकल्चर है या किसानी है, उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण बिहार में खेती किसानी बिल्कुल है ना? बिल्कुल। यहाँ की 80% आबादी खेती किसानी या खेत में मजदूरी करने से जुड़ी हुई है। जुड़ी है, बिल्कुल। ठीक है। मेरा मानना है कि बिहार को सुधारने के लिए आपको बिहार स्पेसिफिक एजेंडा बनाना पड़ेगा, और मैं कई बार इस पे एक मैंने पेपर भी लिखा है, अर्निंग वेल लिविंग वेल एजेंडा। और मैं थोड़ा सा समझाना चाहूंगा। बिहार में जरूरत है बेहतर रोजगार की और बेहतर सैलरी देने वाले रोजगार की। अच्छा। ये हो गया अर्निंग वेल एजेंडा। और लिविंग वेल एजेंडा ये है कि बिहार के लोगों को पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए, दवाई के लिए बाहर ना जाना पड़े। इसके लिए लिविंग वेल का एजेंडा हमको चाहिए कि जहां पे हमको शिक्षा, स्वास्थ्य, अन्य चीजें सुधरे। तो अर्निंग वेल लिविंग वेल एजेंडा जो है बिहार को अपना बनाना पड़ेगा। और लिविंग वेल अर्निंग वेल एजेंडा जो है उसकी शुरुआत जो है किसान भाइयों से होगी। मैं आपको खाली किसानी के बारे में बताता हूँ। अगर इस प्रदेश का 75-80% आदमी किसानी से जुड़ा हुआ है, मुझे ये बताइए कि हम लोगों को क्या जरूरत नहीं है कि हम अपनी किसानी में जो कमियां हैं उसको सुधारें और बेहतरी की ओर ले जाएं। जैसे मैं कुछ बताता हूं। क्या आपको पता है कि बिहार का जो पूरा भूखंड है उसमें 30% से अधिक जमीन, उस पर कोई किसानी नहीं होती। बिल्कुल। क्यों नहीं होती है? क्योंकि उस पर किसी ना किसी तरह का केस, मुकदमा, लड़ाई झगड़ा, जमीन का मैटर फंसा हुआ है। तो दो पक्ष है या सरकारी है या जो भी है, उसमें खेती किसानी नहीं होता। 33% हमारी उपजाऊ जमीन बर्बाद जा रही है, बर्बाद हो रही है, क्योंकि हमने अपने लैंड रिकॉर्ड, रेवेन्यू रिकॉर्ड को मॉडर्नाइज नहीं किया है, उसका स्पष्टीकरण नहीं किया है। और इसी कारण से बिहार में सबसे ज्यादा मर्डर, गोली इसी की वजह से चलती है, जमीन के लड़ाई की वजह से। फैक्ट है, बड़ा फैक्ट निकाला है ना? तो ये जमीन का मैटर सॉल्व करिए, लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड ठीक करिए, तो हमारी उपजाऊ जमीन 30% सीधा बढ़ जाती है। दूसरी बात, इरिगेशन, जो सिंचाई का जो सिस्टम है बिहार में, उसमें बिहार ने इन्वेस्टमेंट बिल्कुल पहले किया था, लेकिन उसका मेंटेनेंस, उसके सुधार, उसके विस्तार के लिए हम लोग कोई खास कदम नहीं उठा। एजेंडा पे ही नहीं किसी के। किसान जो है वो खाली अनाज नहीं उपजाए, मोदी जी का सोलर पावर का जो एजेंडा आया है कि कैसे वो सोलर पावर का प्रोड्यूसर बन सकता है और ग्रिड को सोलर पावर बेच सकता है, उस पर कोई चिंता नहीं है। जो हमारे बेटर जैविक कृषि के स्टैंडर्ड्स आए हैं, उसको व्यापक रूप में बिहार में इंप्लीमेंट करने का कोई रोड मैप नहीं है। एफपीओ के माध्यम से, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से हमको बिहार के खेती किसानी में कैसे छोटे छोटे जो किसान हैं जी, उनको संगठित करके जोड़ के एक लार्जर स्केल पे कल्टीवेशन, एग्रीकल्चर के जो बेनिफिट्स होते हैं उसका लाभ लेते हुए उनके जीवन में कैसे सुधार लाना है, इसकी कोई योजना नहीं है। किसान को गौ पालक, मत्स्य पालक साथ में बनाकर उसकी आय में इजाफा कैसे किया जा सकता है, उसकी कोई स्पष्ट रोड मैप हमने नहीं बनाई हुई है। ये सब कर लिया हमने, मार्केट एक्सेस का कोई रोड मैप नहीं बनाया हुआ है। हमारे यहाँ कोई मंडी की व्यवस्था, या मंडी छोड़िए, पुराने जमाने में मंडी होती थी, आज के डेट में तो सारा हम टिकट बुकिंग करते हैं फोन पे, ऑनलाइन, हाँ, है ना? बिल्कुल। हम जो है एडमिशन कराते हैं, रजिस्ट्रेशन कराते हैं, सब चीज बैंक अकाउंट करते हैं फोन पे। तो किसान अपने फोन पे अपना उपज जो है क्यों नहीं बेच सकता है? बिल्कुल।
मैं 100 चीज आपको गिना सकता हूँ जो कि हमको करने की जरूरत है। इसका मतलब आप लोगों ने एक तैयारी करके रखी है कि बिहार के लिए आप लोगों को करना क्या है, और कर भी रहे, कहीं ना कहीं कर भी रहे होंगे आप लोगों ने तैयारी के साथ। मेरा ये मानना है कि बिहार में सबसे पहले किसान के जीवन में सुधार के लिए रोड मैप एजेंडा बनाना होगा। दूसरा, इतने जो हमारे युवा हैं उनको सरकारी रोजगार तो आप पक्का दीजिए, जितना वैकेंसी है सब भर दीजिए, लेकिन हमको ये भी बात करनी पड़ेगी कि बिहार में जो करोड़ों आदमी है सबको सरकारी जॉब मिल सकती है क्या? नहीं मिल सकती है। ये फैक्ट लोग, रितु जी माफ कीजिए आपको रोकूंगी, ये फैक्ट मैंने भी बहुत बार नोटिस किया है। हम लोग जाते हैं फील्ड में, लोगों से बातचीत करते हैं, तो किसी भी परिवार में आप जाएंगी, चाहे माता पिता हो, बिहार का ज़्यादातर माता पिता ये सोचता है कि बेटे को या बेटी को सरकारी नौकरी में लाना है। ये जो माइंड सेट है, बीजेपी क्या मानकर चलती है, सरकारी नौकरी प्लस रोजगार, लेकिन बिहार में फोकस सिर्फ सरकारी नौकरी पर ही दिया जाता है। नहीं, देखिए हमारे प्रदेश का मानस है, उसमें कोई गलत बात नहीं है। हाँ। मुझे लगता है कि सरकारी नौकरी जितनी है बिहार सरकार की, वो सब वैकेंसी तत्काल भरनी चाहिए, उसको खाली रख के कोई मतलब नहीं। बिल्कुल सही। लेकिन मेरा ये भी मानना है कि उसमें 5 लाख 10 लाख लोगों का उत्थान हो सकता है, करोड़ों और जो हमारे युवा हैं सबको हम सरकार में रोजगार नहीं दे पाएंगे। इसलिए सरकारी रोजगार के अलावा उससे आगे प्राइवेट इंडस्ट्री को भी लाना पड़ेगा। उसके आगे अपने युवाओं को एंटरप्रेन्योर भी बनाना पड़ेगा, रोजगार मांगने वाला की जगह रोजगार देने वाला भी बनाना पड़ेगा। और आपके बारे में ये कहा भी जाता है कि आप करीब 2 लाख लोगों को आप रोजगार दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी संख्या है। मतलब नहीं, देखिए मैं किसी व्यक्तिगत रूप से इस पे बात नहीं करता हूँ। मेरा मानना है कि रोजगार दाता आप लाख करें या 4 करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब कोई आदमी अपना एक छोटा सा सोमानी का चाहे कजारिया का टाइल का शोरूम खोल लेता है हाईवे के बगल में, या अपना जो है एक रेस्टोरेंट खोल लेता है, या 4 टैक्सी चलवाने लगता है, तो वो भी 4 आदमी 8 आदमी 10 आदमी का घर चलाता है ना? बिल्कुल। तो अगर बिहार में 1 लाख ऐसा आदमी खड़ा हो जाए जो छोटा अपना व्यवसाय चालू करे, तो 1 लाख आदमी 10-10 आदमी को रोजगार दिया तो 10 लाख आदमी का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ये बड़ी डील निकाली आपने। तो ये 1 लाख आदमी कैसे खड़ा करना? उस 1 लाख आदमी को प्रॉब्लम क्या है? उसके पास पूंजी नहीं है। उसको पूंजी देनी पड़ेगी, उसको आश्वस्त करना पड़ेगा कि बाबू तुम प्रयास करो, फेल होगा कोई बात नहीं, तुमको फिर अवसर देंगे, तुम ट्राई तो करो। ये भय मिटाना पड़ेगा युवाओं का। तो किसानी का एजेंडा, युवा का रोजगार का एजेंडा, नारी शक्ति का एजेंडा। बिहार में 50% आबादी महिलाओं की है, बिल्कुल, लेकिन हमारी कितनी महिलाएं हैं जो आर्थिक रूप से इंडिपेंडेंट हैं, जो अपना कमाई करती हैं? 10 में से 1, 10 में से 9 महिला को अपना कोई कमाई नहीं है, अपने बेटा पे या अपने पति पे या अपने पिता पर आश्रित है। हमारी बहनों को अगर हम खड़ा करें, अगर उनको स्वरोजगार से जोड़ें, अपने घर पे बैठे बैठे ही कुछ काम करें, अरे ब्यूटी पार्लर ही चलाएं, सिलाई मशीन ही करें, परचून दुकान ही खोलें, कोई सा अपना व्यवसाय जो उनको ठीक लगता है वो करें, 4 पैसा घर में आएगा तो 2 चीजें होंगी। पहला, हमारी जो आधी आबादी है वो कमाने लगेगी, आत्मनिर्भर कमाने लगेगी। और दूसरी बात कि जिस दिन महिलाएं अपनी माताएं बहनें कमाने लगी तो परिवार में उनका अधिकार भी हनन नहीं होगा। जो घर में 4 पैसा कमाता है उसकी बात सुनी जाती है। बिल्कुल, ये होता है ना? जी। तो महिलाओं को भी सशक्त करना पड़ेगा जी। तो किसान हो, युवा हो, महिला हो, सबके लिए एजेंडा बना के बहुत काम किया जा सकता है। विकसित बिहार मोदी जी के सहयोग के बिना नहीं होगा, पर यह भी बात सही है कि बिहार को बीड़ा उठाना पड़ेगा अपने भविष्य को सुधारने का, अपने बच्चों के भविष्य को सुधारने का। देखिए, दुष्यंत जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि हो गई है पीड़ पर्वत सी, पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से गंगा कोई निकलनी चाहिए। बिल्कुल, सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, हमारी कोशिश होनी चाहिए कि सूरत ये बदलनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत मेरे मन में नहीं तो तेरे मन में सही,
बिहार को सुधारने की आग जलनी चाहिए। चलनी चाहिए। बहुत खूब। बिहार को सुधारने की, ना सिर्फ बिहार को आगे बढ़ाने की, ये जो अभी अभी आपने चर्चा की है, आपने बहुत बखूबी तरीके से बताया है कि हमारे बिहार का जो यूथ है, और जो आंकड़े बताते हैं कि बिहार में जो युवाओं की संख्या है, हमको लगता है सबसे, देश में जो सबसे युवा राज्य है वो अपना बिहार है। और इस युवा को जिस तरीके से आपने समझाया है कि ना सिर्फ नौकरी बल्कि रोजगार, और वो रोजगार जो ना सिर्फ खुद के लिए बल्कि दूसरों के लिए भी वो तैयार करें, ये बहुत अच्छा आप लोग लेकर चल रहे हैं बीजेपी की तरफ से। और आप खुद भी एक युवा लीडर हैं, तो युवाओं के बीच में आप जब जाते होंगे तो युवा आपसे भी सवाल ज़रूर करते होंगे कि बीजेपी ने जो युवाओं को गारंटी दी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो युवाओं को गारंटी दी है, इस गारंटी को आप लोग कब तक पूरा करेंगे? 2047 का मिशन भी है आपका, क्या है वो मिशन? देखिए, मोदी जी का जो विकसित भारत का एजेंडा है, मुझे मोदी जी के बारे में स्पष्टीकरण देने की कोई जरूरत नहीं है। देश की जनता जानती है। देश की जनता जानती है कि अच्छा। मोदी जी बोलता है वो करता है। अच्छा। है ना? हाँ। और आप चुनाव के रिजल्ट में देखिएगा, हाँ। देश अब अटकने और भटकने वाला नहीं है। मोदी जी तीसरे बार प्रधानमंत्री बनेंगे और देश सरपट विकास के राह पे आगे जाएगा। बिल्कुल। मेरा ये मानना है, बल्कि आग्रह है आपके श्रोताओं से, और विशेषकर युवा श्रोताओं से, कि हम कई बार यही सोचते रहते हैं कि मोदी जी क्या करेंगे, बिल्कुल। सरकार क्या करेगी। कभी ऐसा सोचा है क्या कि हमको क्या करना बनता है? सब चीज सरकार ही करेगी क्या? हम क्या करेंगे अपने लिए, अपने देश के लिए? मैं दो बात बोलता हूं। अभी चुनाव का माहौल चल रहा है, पोलिंग परसेंटेज देखिए बिहार में सबसे निम्न है। सब राज्यों की तुलना में सबसे कम पोलिंग बिहार में हो रही है। लोग कहते हैं कि बिहार बड़ा राजनीतिक स्टेट है, हर एक लोग राजनीति को समझते हैं, हर एक लोग राजनीति की बात करते हैं, बहुत अच्छी बात है। पर राजनीतिक अधिकार जो सबसे बड़ा संविधान ने हमको दिया है वो वोट दबाने का है। तो हम राजनीतिक स्टेट हैं, हम बहुत युवा स्टेट हैं, हम बहुत राजनीति में एक्टिव रहने वाले स्टेट हैं, पर वोट देने समय हम गायब हो जाते हैं। तो मेरा जो है ये कहना है कि अगर अपने देश के प्रति आपकी दायित्व है, बिहार के प्रति आपकी दायित्व है, तो मेरे युवा भाई बहन, दो चीज, एक भाई के रूप से आपसे आग्रह कर रहा हूं। पहला, वोट कास्ट करिए, और कैसा वाला वोट कास्ट करिए। इंग्लिश में कहावत है, कास्ट योर वोट, डोंट वोट योर कास्ट। राइट। बिहार के लिए बहुत सटीक है। वोट देने जाइए, अपने जाति का प्रमाण देने मत जाइए कि हम कौन जात के हैं, कौन कैंडिडेट हमारे जात का है तो उसका बटन दबा दे। अपने सूझबूझ से वोट दीजिए, अपने जाति का प्रमाण देने के लिए नहीं। बिल्कुल। कास्ट योर वोट, डोंट वोट योर कास्ट, पहला। और दूसरा, सब चीज सरकार नहीं करेगी, कुछ हम भी अपने प्रदेश, अपने परिवार, अपने देश के लिए करना है। क्या करना है? बिहार का प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक ही तरीका है, सब रोजगार दाता नहीं बन सकते हैं, कुछ को रोजगार देने वाला भी बनना पड़ेगा। सब मांगने वाले नहीं, देने वाला भी कुछ बनना पड़ेगा। और तो उसके लिए हिम्मत जुटाए, और सरकार को अपना दायित्व पूरा करना पड़ेगा। सरकार को उसके लिए पॉलिसी फ्रेमवर्क बनानी पड़ेगी, सरकार को उसके लिए पूंजी की व्यवस्था करनी पड़ेगी, सरकार को उसके लिए बाहर से बड़ी कंपनियों को लाना पड़ेगा, उसके लिए इकोसिस्टम बना, सरकार को बहुत करना है। पर अंत में एंटरप्रेन्योरशिप, स्वरोजगार, रिस्क टेकिंग है, कलेजा मजबूत करके करना पड़ेगा। और मैं साथ में अपनी बहनों को भी बोलता हूँ, उनकी माताओं और पिता को भी बोलता हूँ कि जो लड़कियां भी है ना, शादी करने के समय जो है बोलती है कि सरकारी रोजगार है तो पहले लगन होता है, और सरकारी रोजगार नहीं है, स्वरोजगार में अपना काम धंधा करता है तो लोग बोलते हैं ना तो प्राइवेट में है। वो तो अपना जॉब करता है, लोग डरते हैं। डरते हैं लोग। अरे कोई भी सफल तब होता है जब उसके पहले, उसके पीछे कोई महिला शक्ति खड़ी होती है। एक बार विश्वास करो, खड़े हो। क्यों गुजरात में क्यों नहीं लड़की पूछती है कि हमारा हस्बैंड जो है वो सरकारी रोजगार में है? वो सर पीट लेगी गुजरात में, बोलेगी अरे सरकारी जॉब में है, अपना बिजनेस नहीं है। गुजरात की महिला बोलेगी ना, उसको घाटे का सौदा लगेगा, उसको घाटे का सौदा लगेगा। बेंगलोर में कोई लड़की पूछती है कि सरकारी जॉब में है कि नहीं, वो पूछती है कि कौन से आईटी कंपनी में है।
बंबई में जाइए, पूछता है कौन से बैंक में है, सरकारी रोजगार पूछती है क्या? बिहार में आके जो है सीधा हो जाता है सुई कि सरकारी नौकरी पे अटक जाते हैं। तो हमको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। किसी भी बदलाव के लिए पहली शर्त है अपना सोच बदलना। माइंड बदलेगा तो जमीन पे सुधार खुद दिखेगा। खुद दिखेगा। बहुत अच्छा। संगठन में एक बड़ी जिम्मेदारी आपको दी गई, चूंकि आप लगातार युवाओं के बारे में बात कर रहे हो। युवा के रूप में संगठन ने आपको जिम्मेदारी, हमने सुना, नॉर्थ ईस्ट की भी दे रखी है। कई चुनाव भी आप चुनाव हुए तो उस दौरान आपने बड़ी जिम्मेदारियां भी निभाई। तो ये जो दिल्ली से नॉर्थ ईस्ट का जो सफ़र है, मोदी जी के परिवार के रूप में कहें, मोदी जी के युवा नेता के रूप में कहें, कैसे आपने इस काम को संभाला और क्या क्या चैलेंजेस मिलते हैं जब आप किसी संगठन के काम को आगे बढ़ाते हैं? तो क्या चैलेंजेस फेस करते हैं? नॉर्थ ईस्ट टू दिल्ली, दिल्ली टू नॉर्थ ईस्ट, क्या फेस किया आपने? देखिए, बहुत अच्छा थोड़ा पर्सनल सवाल आपने पूछ लिया, लेकिन मैं ऑनेस्टली बताता हूँ आपको। पहले तो जब नड्डा जी की टीम में राष्ट्रीय सचिव का दायित्व मुझे दिया गया, तो मैं खुद जो है थोड़ा सा अचकाया था, क्योंकि मेरी कल्पना नहीं थी कि मेरे से बहुत अच्छे अनुभवी योग्य कार्यकर्ता पार्टी में हैं। मुझे लगा नहीं था कि बिहार से अगर किसी को लेंगे तो आपका नाम होगा, तो मेरा नाम होगा, जी। कायर समाज का किसी का नाम होगा, 44 साल की उम्र के किसी का नाम होगा, ऐसा सोचा नहीं था। तो जब आया तो एक प्लेजेंट सरप्राइज थी, लेकिन मन घबराया भी हुआ था कि अब क्या होगा और क्या करेंगे। बहुत एक मन में इच्छा थी कि कोई ये ना कह पाए कि भाई गलत डिसीजन हो गया, स्वाभाविक रूप से। फिर जो है घोषणा कुछ दिन के बाद हुई। दिमाग में ये था कि अब प्रभार वगैरह मिलेगा तो कोई छोटा बड़ा प्रभार मिलेगा, तो पहला बार अनुभव है, तो कोई अचानक से घोषणा हो गई कि 8 राज्यों का नॉर्थ ईस्ट का सह प्रभार। एक तो मैं नॉर्थ ईस्ट में गुवाहाटी के आगे कभी गया नहीं था। हाँ। 8 राज्य का। तो मैंने बस ये किया कि यार 8-10 दिन महीना में अपना क्षेत्र घूमूंगा, और अरुणाचल हो, मेघालय, मिजोरम, असम, त्रिपुरा, नागालैंड, सिक्किम, सब जगह मैं एक नहीं कई बार पिछले 2 सालों में गया। 3 चुनाव देखा है। मुझे लगता है कि पार्टी क्या सोचती है मुझे नहीं पता, वो तो नड्डा जी ज्यादा बताएंगे कि कैसा उनका ये रहा, लेकिन मेरा ये मानना है कि मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा सीखने का फेज रहा है ये। मुझे लगता था कि मैं अपने देश के बारे में ठीक ठाक जानता हूं, क्योंकि पूरा देश घुमा है, ऐसा मैं मानता था। थोड़ा पढ़ने लिखने की भी आदत है, तो ये भी थोड़ा था कि भाई एक नॉलेज है अपने पास। लेकिन मैंने पिछले 2 साल में नॉर्थ ईस्ट के सहप्रभारी के तौर पे देखा कि मुझे कितना अपने देश के बारे में सीखना बाकी है। अरुणाचल में लोग क्या खाते हैं, क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, क्या परिस्थिति है। क्रिश्चियन बहुल्य राज्य मेघालय, मिजोरम, जहां पे क्रिश्चियन आबादी, मतलब नागालैंड की क्रिश्चियन आबादी 88% है, मिजोरम की क्रिश्चियन आबादी 95% है। अच्छा। तो वहां के लोग, वो भी भारतीय हैं, वो कैसा सोचते हैं। लेकिन एक चीज मैंने ना केवल पर्सनल रूप से सीखा, एक चीज की बहुत संतुष्टि है कि देश के आखिरी कोने तक, नागालैंड का आखिरी जिला है मोन, अरुणाचल का आखिरी कोना है तिरप चांगलांग, तवांग, सिक्किम गैंगटॉक से ऊपर आखिरी कोने तक, सब जगह घुमा हूं मैं, बॉर्डर पे जाके देखा है। मिजोरम का आखिरी कोना है सियाह पलक जिला देश का। अच्छा। सब जगह मैं गया हूं। एक चीज तो देख के छाती चौड़ी हो गई, वहां के लोग भी उतने ही भारतीय हैं, गर्व से हिंदुस्तानी हैं जितने हम और आप हैं। और दूसरी बात कि मोदी जी की जो स्कीम है पहुंची है, फ्री अनाज हो, पहुंची है, घर है, सड़क है, मतलब गैस है, और स्वास्थ्य के लिए 5 लाख का फ्री इलाज है, आयुष्मान कार्ड, सब पहुंचा है। पहुंचा है। तो ये एक अद्भुत अनुभव रहा। कभी अगर लाइफ में, जीवन में मुझे, या मैं और को भी सुझाव देता हूँ
कि किसी को अगर ऐसा डाउट हो कि मेरे ऊपर बहुत लोड आ गया है, मैं बहुत तरह का काम करता हूँ, मेरे ऊपर ये भी एक्सपेक्टेशन है, वो भी एक्सपेक्टेशन है, तो 1 मिनट शांति से बैठ के लंबी सांस लेके सोचना चाहिए कि मोदी जी से ज़्यादा है क्या। सही। तो हम लोग सब आपस में व्यस्त तो रहते हैं, रहना भी चाहिए, पर ऐसा लोड का विषय नहीं है। मुझसे कहीं ज़्यादा बहुत सारे लोगों के पास लोड है, काम है, और वो बखूबी कर रहे हैं। हम लोग भी सीख रहे हैं। मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि एक संगठन आधारित पार्टी है। ये राष्ट्र निर्माण के लिए पहले व्यक्ति निर्माण करती है। प्रशिक्षण पे बहुत जोर रहता है, संस्कार पे बहुत जोर रहता है, प्रवास पे बहुत जोर रहता है, संवाद पे बहुत जोर रहता है। तो लगातार सीखने का अवसर मिलता है। तो मैं अपने आप को अत्यंत सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे भी बहुत अच्छे अवसर जीवन में भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से मिले। बची बात बैलेंसिंग करने का, तो मेरा एक पर्सनल व्यू है। मुझे हमेशा से लगता है कि पॉलिटिक्स कमाई का जरिया नहीं हो सकता, होना ही नहीं चाहिए। अगर पॉलिटिक्स कमाई का जरिया होगा या आप आर्थिक रूप से अपना घर परिवार चलाने के लिए, अपने जीवन की सुविधा के लिए अपनी व्यवस्था खड़ी नहीं करेंगे, तो राजनीति में कभी ना कभी आपसे कोई ना कोई चूक होगी ही, क्योंकि आप इंसान ही हैं, भगवान नहीं, ऋषि मुनि नहीं है, त्यागी नहीं है, आपकी भी जरूरतें हैं। बिल्कुल। तो मेरा मानना है कि पहले के जमाने के लिए मैं नहीं कहता, पर आने वाला जो 25 साल है वहां पर मुझे लगता है कि जो भी युवा कार्यकर्ता है, मैं वो तो खुल के बोलता हूँ, भैया आप क्या करते हो? तो लोग बोलते हैं मुझे कि भैया मैं तो ये दायित्व में हूँ। मतलब बहुत बढ़िया, और क्या करते हो? और क्या करते हो? घर चलाना है ना, माँ बाप की जिम्मेदारी है ना, बहन है उसको देखना है ना, वाइफ है, बच्चे हैं उसको देखना है ना, वो आपकी सर्वप्रथम जिम्मेदारी है। बिल्कुल। फिर पार्टी, फिर जो भी आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन अपना घर देखना है। तो अपना घर के लिए अगर आप व्यवस्था खड़ी नहीं करोगे, तो आप आगे जीवन में चल के कभी ना कभी बहुत निराश होगे, या फिर कोई गलत काम करोगे, या फिर आप करप्ट हो जाओगे, भ्रष्ट हो जाओगे। मेरा ये मानना है कि अपनी व्यवस्था खड़ी करनी चाहिए। अब आप उसके लिए, मैं राजनीति में आने से पहले एक उद्यमी के रूप में अपने आप को स्थापित कर चुका हूँ। अब बैंकर भी रहे। हाँ, मेरी पढ़ाई चूंकि ऐसी रही, मैंने बैंक में शुरू में रोजगार किया, फिर अपना कारोबार बढ़ाया, उसको अंतर्राष्ट्रीय ले गया, उसको स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग कराई। बहुत सारे अनुभव मेरे जीवन में रहे, लेकिन मुझे लगता है कि जरूरी नहीं है कि सब लोग ऐसा करें। हो सकता है कि आप एक डीलरशिप चला रहे हो सकता है कि आप एक स्कूल चला रहे हो सकता है कि आप एक छोटा कारोबार चला रहे हो सकता है कि आप एक ट्रेडिंग चला रहे हो सकता है आप कुछ और कर रहे हो। कुछ करो, लेकिन राजनीति के बाहर आय का एक संसाधन बनाओ, क्योंकि आपका परिवार कभी भी आपकी राजनीति पे आश्रित नहीं होना चाहिए। ये मेरा मानना है, पर्सनल व्यू है, जरूरी नहीं है कि सब इसको माने, पर ऐसा मुझे लगता है। और राजनीति जो करे, जो खास तौर पे युवा आपको सुन रहे होंगे, जो राजनीति में आना भी चाह रहे होंगे, कि राजनीति समाज सेवा, देश सेवा के लिए करनी है, इसलिए राजनीति में सोच कर आए। राजनीति में आकर सांसद बनेंगे, मंत्री बनेंगे, विधायक बनेंगे, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, ये सारा जो सेटलमेंट लोग माइंड में लेके चलते हैं, इसको थोड़ा साइड में रखें। देखिए, मैं किसी को उपदेश देने के पोजीशन में नहीं हूँ, लेकिन मेरा ये मानना है कि राजनीति का एक जो परमानेंट चीज है वो ये है कि राजनीति में कुछ भी परमानेंट नहीं है। मैं फिर बोलता हूँ, राजनीति के बारे में अगर कोई परमानेंट सच्चाई है तो वो ये है कि राजनीति में कोई चीज परमानेंट नहीं है। आप आज मंत्री बनोगे, अगले साल रहोगे कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। आज आप सांसद हो, कल रहोगे कि नहीं उसकी कोई गारंटी नहीं है। ये सारी चीजें आती और जाती रहती हैं। कोई स्थायी रूप से हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में ना कोई स्थायी रूप से मुख्यमंत्री है, ना कोई स्थायी रूप से प्रधानमंत्री है। पहले कोई था और आगे कोई और होगा। तो राजनीति अगर करनी है तो पद के लिए करोगे तो टेम्परेरी चीज है, लेकिन अगर सेवा के लिए करोगे तो वो परमानेंट चीज है। आपके मतलब कर्पूरी ठाकुर जी को गए हुए आज कितने साल हो गए, पर आज भी
उनका जो सामाजिक न्याय के प्रति काम हुआ, उन्होंने जो गरीबों के लिए लड़ाई लड़ी, समाज के लिए जो सेवा किया, आज भी कर्पूरी ठाकुर जी उस माध्यम से जीवित है। जयप्रकाश नारायण जी को गए हुए कितने साल हो गए, लेकिन आज भी जयप्रकाश नारायण जी का समाज में प्रभाव है कि उन्होंने समाज में जो बदलाव लाया, जो सेवा की। तो आपकी छाप इससे नहीं बनती है कि कर्पूरी ठाकुर जी कितने साल विधायक थे और जेपी जी कितने साल मंत्री थे, वो तो टेम्पररी है, पर उन्होंने जो समाज के लिए किया वो परमानेंट है। तो ये ध्यान में रख के राजनीति में आना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। कुल मिलाकर न सिर्फ चुनावी मुद्दे पर विपक्ष के हर एक सवाल का आपने बड़ी बेहतरीन तरीके से जवाब दिया है। और देखिए, चुनाव का माहौल चल रहा है, तो ऐसे में आपने जो हमारे तीखे तीखे सवाल थे उनके आपने बड़े बैलेंस वाले जवाब दिए हैं, अच्छा लगा। और आज का पॉडकास्ट हमें लगता है बेहद शानदार रहा। उम्मीद करते हैं आपको भी अच्छा लगा होगा सारी बातचीत करके। धन्यवाद, आप यहाँ तक आए उसके लिए। जी, तो आज के पॉडकास्ट को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।